कल हम लोगों ने देखा था कि संविधान का जो भाग 1 है उसके जो 4 अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों के तहत जो राज्यों का गठन हुआ उसकी बात हम लोग करें तो भारत में राज्यों का अस्तित्व तो पहले से ही है। ब्रिटिश काल से ही, ब्रिटिश काल क्या प्राचीन काल से ही राज्यों का गठन होता रहा है, प्रांतों का गठन होता रहा है जिन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में भी प्रांतों का गठन हुआ। स्वतंत्रता के समय 11 गवर्नर के प्रांत थे जहाँ गवर्नर प्रमुख हुआ करते थे। स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत आज़ाद हुआ और स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें राज्यों के 4 वर्ग बनाए गए थे। वर्ग क के राज्य, वर्ग ख के राज्य, वर्ग ग के राज्य, वर्ग घ के राज्य। तो ये चारों वर्ग मिलाकर कुल 29 राज्य थे। वर्ग क, ख, ग और घ के राज्य। इसमें वर्ग क में 9 राज्य थे, ख में 9 राज्य थे, ग में 10 राज्य थे, इसमें 1 था। इसमें जितने गवर्नर के प्रांत थे वो थे गवर्नर के प्रांत जहां गवर्नर प्रमुख थे, ब्रिटिश काल से जो प्रांत के रूप में चले आ रहे थे गवर्नर के। इसमें शाही शासन जहां विधानमंडल था, विधानमंडल वाले शाही शासन जहाँ राजाओं का शासन था, शाही शासन यानी जो रियासतें थे। यहाँ मुख्य आयुक्त के प्रांत और कुछ शाही शासन और यहाँ सिर्फ एक ही था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कुल ये 29 थे। 9 वर्ग क में थे, वर्ग ख में 9 राज्य थे, वर्ग ग में 10 राज्य थे और वर्ग घ में एक ही राज्य था, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 1950 की यह स्थिति थी, लेकिन इसी समय भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग विभिन्न क्षेत्रों से हो रही थी। हालांकि यह मांग पहले से भी हो रही थी, स्वतंत्रता के पहले से भी हो रही थी। तब राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन पे सहमति भी जताई थी, उसकी सिफारिश भी की थी, जैसा कि नेहरू रिपोर्ट में भी ये बात कही गई थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये देखा गया कि इससे कई और समस्याएं उत्पन्न होंगी। सबसे पहली समस्या तो देश की एकता और अखंडता की उत्पन्न होगी। तो इस संदर्भ में एक आयोग बनाया गया 1948 में ही इन मांगों पर विचार करने के लिए, जिसे भाषाई प्रांतीय आयोग कहा जाता है। भाषाई प्रांतीय आयोग, और इसके अध्यक्ष थे एस के धर की अध्यक्षता में यह आयोग बना। 1948 में आयोग बना, जून 1948 में, और दिसंबर 1948 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दे दी और उसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तब 1948 में, दिसंबर 1948 में एक भाषाई समिति बनी, एक और भाषाई समिति बनी, भाषाई प्रांतीय समिति बनी, जिसे जेबीपी समिति कहा जाता है। जेबीपी समिति कहा जाता है। इसमें 3 लोग जो थे उन्हीं के नाम पे इसे जेबीपी समिति कहा जाता है। ये 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसने भी 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है, लेकिन चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसके लिए जन मांग ज़्यादा है तो इस पर विचार किया जा सकता है। तो इस प्रावधान से प्रोत्साहित होकर आंध्र महासभा, जो कि मद्रास से जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उसको एक अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसने अपना आंदोलन तेज कर दिया। और उसी समय उनके एक नेता पोट्टी श्रीरामल्लु अनशन पर बैठ गए और 56 दिन के अनशन के पश्चात उनका निधन हो गया। तब आंदोलन और उग्र हो गया। ऐसे में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1953 में आंध्र प्रदेश, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य, तेलुगु भाषी राज्य घोषित करने को मजबूर होना पड़ा। तो 1953 में पहला भाषाई आधार पर जो राज्य बना स्वतंत्रता के पश्चात तो आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश जब राज्य बन गया तब अन्य क्षेत्रों से भी
मांगे तेज हो गई कि अगर आंदोलन से ही राज्य बन रहा है तो आंदोलन किया जाए। तब सरकार ने 1953 में एक आयोग का गठन किया जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके दो और मेंबर थे, एक के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। अक्सर ये पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो फजल अली थे। अन्य मेंबर्स निम्न में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था। तो इन तीन के अलावा कोई अन्य नाम जो है वही उसका आंसर होगा। तो इस पुनर्गठन आयोग से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अध्यक्ष फजल अली हैं। इसके दो अन्य जो मेंबर हैं वो के.एम. पणिक्कर हैं और हृदयनाथ कुंजरू हैं। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। इस आयोग ने राज्यों के गठन के लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया कि किन किन चीज़ों के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो उसने कहा सबसे पहले तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर वित्तीय और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सांस्कृतिक एकीकरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए और जो राष्ट्रीय योजनाएं जो हैं उनके क्रियान्वयन की सुविधा को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये प्रमुख 4 आधार इस आयोग ने बताए थे कि इन 4 आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। सरकार ने इसकी अधिकांश रिपोर्टों को मान लिया। इसने कहा, एक बात और कही कि जो ये 4 वर्ग हैं इन 4 वर्गों को समाप्त कर देना चाहिए और इनकी जगह 2 वर्ग होने चाहिए सिर्फ, जिसमें एक तो राज्यों का वर्ग हो और दूसरा संघ शासित क्षेत्रों का वर्ग हो। संघ शासित क्षेत्र का वर्ग तो राज्य वर्ग में 16 हो और संघ शासित क्षेत्र में 3 हो। इस आयोग की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अनुसार इसने कहा कि 2 वर्ग हो, 4 वर्ग समाप्त कर दिया जाए, सिर्फ 2 वर्ग हो। एक राज्यों का वर्ग हो, दूसरा संघ शासित क्षेत्रों का वर्ग हो। राज्य में 16 राज्य हो और संघ शासित क्षेत्र में 3 संघ शासित क्षेत्र हो। तो 16 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्र की सिफारिश इस आयोग द्वारा की गई। इस आयोग की अधिकांश रिपोर्टों को केंद्र सरकार ने मान लिया और इसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956। तो इसी की सिफारिशों के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना। इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम में 1956 में राज्य और संघ शासित क्षेत्र 2 वर्ग बने। सिर्फ 4 वर्गों की जगह सिर्फ 2 वर्ग बने, एक राज्य और दूसरे संघ शासित क्षेत्र। राज्यों में 14 और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य बने और 6 संघ शासित क्षेत्र बने। जबकि आयोग की जो रिपोर्ट थी, आयोग ने जो सिफारिश की थी वो सिफारिश की थी कि 16 राज्य हो और 3 संघ शासित क्षेत्र हो। लेकिन अंततः ये कहा गया कि 14 राज्य होंगे और 6 संघ शासित क्षेत्र होंगे। संघ शासित क्षेत्रों में जो वर्ग घ का जो एक राज्य था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और वर्ग ग में जो दिल्ली थे,
उन सबको शामिल करके ये 6 संघ शासित क्षेत्र बने, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, दिल्ली था, मणिपुर था, त्रिपुरा था, हिमाचल प्रदेश था। तो ये सब मिलकर संघ शासित क्षेत्र बने। तो संघ शासित क्षेत्र में 6 संघ शासित क्षेत्रों में कौन कौन थे? एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, दूसरा दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अमनदीप, और जो अमनदीप के साथ जो 3 अन्य द्वीप थे जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। तो वो ये 6 संघ शासित क्षेत्र बने। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद जिन जो राज्य बने उन राज्यों को अक्सर पूछा जाता है कि नागालैंड कब राज्य बना या हिमाचल प्रदेश कब राज्य बना। तो 1956 के बाद की जो कहानी है उसमें सबसे पहला जो वर्ष आएगा वो 1961। 1961 में दरअसल दादर नगर हवेली, जो कि पुर्तगाल का क्षेत्र था, और पुर्तगालियों ने उसे 1954 में वो पुर्तगाल से एक तरह से स्वतंत्र हो गया था और वहाँ के लोगों द्वारा वहाँ का शासन चलाया जा रहा था। तो दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली यह पुर्तगाल का क्षेत्र था। 1954 में यह स्वतंत्र हुआ था और 1954 से लेकर 61 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं प्रशासन यहाँ का चलाया जा रहा था। तब 1961 में 10वें संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया, संघ शासित क्षेत्र बन गया। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दादर नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र बन गया। अब 1962 में जो दूसरा संघ शासित क्षेत्र बना वो था गोवा और दमन दीव। गोवा और दमन दीव, गोवा और दमन दीव 1962 में ये संघ शासित क्षेत्र बने। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये गोवा और दमन दीव को संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। दरअसल गोवा और दमन दीव पर भी पुर्तगाली शासन था। पुर्तगाल गोवा को स्वतंत्र नहीं कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी गोवा इस मुद्दे को अपना आंतरिक मुद्दा बता रहा था। अंततः भारत सरकार को सैन्य कार्रवाई करके गोवा को अधिकृत करना पड़ा और तब 12वें संविधान संशोधन के तहत इसे संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। जब बाद में 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, उसी समय दमन दीव को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो यहाँ गोवा और दमन दीव संघ शासित क्षेत्र बन गए 1962 12वें संविधान संशोधन के तहत। फिर पांडिचेरी यह फ्रांसीसी अधिकार में था और फ्रांसीसियों ने 1954 में इसे स्वतंत्र कर दिया था। तब से यह भारत में अधिकृत क्षेत्र के रूप में 1954 से 1962 तक यह अधिकृत क्षेत्र के रूप में यहाँ शासन किया जा रहा था। अधिकृत क्षेत्र के रूप में यहाँ शासन किया जा रहा था। अंततः 14वें संविधान संशोधन के तहत 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। इसमें कई भाग थे, पांडिचेरी, कराईकल, यमन, माहे, इसके 4 भाग थे। पांडिचेरी, कराईकल, यमन, माहे, तो इनको संघ शासित क्षेत्र 14वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि दमन दीव को किस संविधान संशोधन के तहत संघ शासित क्षेत्र बनाया गया या दादर नगर हवेली
को किस संविधान संशोधन के तहत संघ शासित क्षेत्र बनाया गया? इसके ठीक उल्टा भी प्रश्न पूछा जाता है कि 14वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, या 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। ठीक, अब ये तो कुछ विदेशी आधिपत्य में जो क्षेत्र थे जो कि स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र नहीं हुए थे, बाद में स्वतंत्र हुए, उनके पुनर्गठन संबंधी बातें थी। 1960 में, 1956 के बाद 1960 में एक 15वां राज्य, क्योंकि 1956 में तो 14 राज्य थे, 1960 में 15वां राज्य बना, वो था गुजरात। बंबई से जो गुजराती भाषी क्षेत्र था उसको एक अलग राज्य बनाया गया गुजरात नाम से, और जो मराठी भाषी क्षेत्र था वो महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो 1960 में गुजरात 15वां राज्य बना। फिर 1963 में नागालैंड 16वां राज्य बना। नागालैंड असम का जो नागा हिल्स वाला क्षेत्र था उसको एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया गया। नागालैंड राज्य अधिनियम के तहत असम का जो नागा हिल्स वाला क्षेत्र था उसे 1963 में नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 बना, और 1963 में यह नागालैंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, 16वें राज्य के रूप में। 1966 में हरियाणा, पंजाब का जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसे हरियाणा के रूप में एक नया प्रांत बनाया गया, और जो पंजाबी भाषी क्षेत्र था वो पंजाब के रूप में जाना गया उसे। तो 17वां राज्य हरियाणा हिंदी भाषी राज्य था, और शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह हिंदी भाषी राज्य बनाया गया। पंजाब से हरियाणा, पंजाब का जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसे हिंदी भाषी राज्य हरियाणा बनाया गया। 1971 में एक राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित क्षेत्र था। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही वो संघ शासित क्षेत्र था। उसे 1970 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम के तहत 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1971 में हालांकि इसका अधिनियम जो था हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के तहत 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक, 1972 में 3 राज्य एक साथ बने। 1972 में 3 राज्य एक साथ बने। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 3 राज्य एक साथ अस्तित्व में आए, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये सब असम से बनाया गया था। उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र था इसका जब पुनर्गठन किया तो 3 राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, और 2 संघ शासित क्षेत्र बने, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये संघ शासित क्षेत्र बने, संघ शासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आए, और ये राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, और ये 2 संघ शासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आए। आगे चलकर 1987 में ये भी राज्य बन गए। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, पहले मणिपुर 19वां राज्य, 20वां त्रिपुरा, मेघालय 21वां राज्य बन गया। ठीक, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को इसके तहत, जिससे नेफा क्षेत्र कहा जाता था, सीमाई क्षेत्र कहा जाता था, जो कि संघ शासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया। फिर वर्ष आता है 1974, और इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि मेघालय को 1969 में उप राज्य का दर्जा दिया गया था।
उपराज्य का अगर किसी को दर्जा दिया गया था तो मेघालय को दिया गया था। यह बात हो सकती है पूछी जाए कभी कि उपराज्य को किसको दर्जा दिया गया था, तो उपराज्य को दर्जा मेघालय को दिया गया था, लेकिन 2 वर्ष पश्चात ही इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में उपराज्य का दर्जा मेघालय को दिया गया था, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम से वो दर्जा समाप्त करके इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी पूर्ण राज्य बना दिया गया। फिर 1974 का वर्ष आता है जब सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया जाता है। संयुक्त राज्य ये एक विदेशी क्षेत्र था। सिक्किम जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सिक्किम का जो रक्षा मामला था, विदेश मामला था, संचार मामला था, वो भारत के अधीन था। धीरे धीरे सिक्किम के लोगों ने भारत में पूर्ण विलय की बात शुरू की। वहाँ चोंग्याल वंश का शासन था, बाद में वहाँ क्रांति हुई, चोंग्याल वंश की सत्ता को समाप्त किया गया और अंततः सिक्किम को भारत में मिलाया गया। पहले 1974 35वें संविधान संशोधन 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया 1974 में। लेकिन एक वर्ष के पश्चात ही 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 में। सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था 35वें संविधान संशोधन 1974 में। तो अब सिक्किम भी 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से अब मेघालय कितने नंबर पे आया था उसके बाद आप सिक्किम देख लीजिएगा। अब 1987 का वर्ष, 1987 में 3 राज्य एक साथ बनते हैं। तो सिक्किम 35वां राज्य था, 24वां राज्य सिक्किम। 3 राज्य एक साथ बनते हैं 1987 में। 1987 में मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1986 मिजोरम राज्य अधिनियम 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम के तहत फरवरी 1987 में मिजोरम राज्य बना, फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य बना और जून 1987 में गोवा राज्य बना। तो इस तरह से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, क्रम पहले मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है। इसके बाद 1987 से लेकर 2000 तक राज्यों का गठन नहीं हुआ। 2000 में 3 राज्य फिर बने, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड 2000 में ये राज्य अस्तित्व में आए, नवंबर में आए। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, 9 नवंबर को उत्तरांचल और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया। तो 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य, 28 राज्य हो गए। फिर 2014 में तेलंगाना भारत का 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया और 2014 में तेलंगाना राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इस प्रकार से 2014 तक भारत में कुल 29 राज्य हो गए। अब 29 राज्य और 7 संघशासित क्षेत्र थे। फिर 2019 का वर्ष आया। 2019 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया था जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 1954 में।
जम्मू कश्मीर आदेश 1954, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। संविधान के कुछ प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, इससे उसकी विशेष स्थिति बनती थी। 370 जो अनुच्छेद 370 था, उसके प्रावधानों को जब समाप्त किया गया, उसमें जो विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया था उसको जब समाप्त किया गया, तब 2019 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया, जिसे जम्मू और कश्मीर आदेश राष्ट्रपति द्वारा जो जारी हुआ 2019 में, उसके द्वारा ये कहा गया कि 1954 का जो आदेश था उसका स्थान यह आदेश लेगा और संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। तो 2019 से जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति थी वो समाप्त हो गई और जम्मू कश्मीर जो अन्य राज्य थे वो उस स्थिति में आ गया। साथ में ये भी कहा गया जम्मू कश्मीर राज्य अधिनियम के तहत कि जम्मू कश्मीर का अब राज्य का दर्जा समाप्त होगा। तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था उसे समाप्त किया गया और इससे 2 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए, एक तो जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये 2 संघ शासित क्षेत्र बन गए, 2 संघ शासित क्षेत्र बन गए। उधर दादर नगर हवेली और दमन देव ये 2 संघ शासित क्षेत्र, अलग अलग संघ शासित क्षेत्र थे। इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया संघ शासित क्षेत्र विलय अधिनियम के तहत। इन दोनों को अब एक साथ मिला के अब ये एक संघ शासित क्षेत्र हो गए, यहाँ 2 हो गए, यानी पहले से 7 थे अब 6 हो गए और ये 2 हो गए 8 हो गए। तो संघ शासित क्षेत्रों की अब संख्या 8 हो गई, जिसमें दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया। ये पहले अलग अलग संघ शासित क्षेत्र थे, अब एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में जाने जाएंगे और 2 नए संघ शासित क्षेत्र हो गए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। लेह और कारगिल जिला जो है वो लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत है और जम्मू और कश्मीर का अन्य जो जिले हैं वो सब जम्मू और कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक, तो ये राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात जो स्थिति है, आज की वर्तमान की जो स्थिति है, उसमें 28 राज्य, क्योंकि 29 राज्य हुए थे 2014 तक, लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हो गया तब 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हो गए। अब जो गोवा की स्थिति है, जो सिक्किम की स्थिति थी, तो उसको अलग से हम लोग गोवा के विषय में कि गोवा को किस प्रकार से भारत में अधिग्रहित किया गया, सिक्किम को किस प्रकार से भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया, उस पर पहले जो उसके विदेश विभाग, उसके संचार और उसके रक्षा हमारे अधीन था। धीरे धीरे वहाँ की जनता में ये विश्वास बनाने का प्रयास किया गया कि अगर भारत में उनका पूर्ण विलय हो जाता है तो भारतीय राज्य से वो उन्हें जो भी सुविधाएं भारतीय नागरिकों को मिलती है वो सुविधाएं उन्हें भी मिलने लगेंगे। इस आधार पर वहाँ एक जनमत तैयार किया गया और अंततः सिक्किम को भी भारत का हिस्सा बना लिया गया। 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा उसे मिल गया। तो ये राज्यों से संबंधित जो प्रश्न है, अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं, जैसे एक तो हमने बात की 10वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। तो 5 ऑप्शन आपके पास है कि लक्षद्वीप, बी दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, डी गोवा। तो ये दादर नगर हवेली से संबंधित है। वैसे ही 14वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, या फिर हरियाणा राज्य, पूर्ण राज्य हरियाणा राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया।
तो आपने देखा है कि 1966 में आया, 4 ऑप्शन आपके साथ हो। वैसे ही हिमाचल प्रदेश कब राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, या हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक।